तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा करने और उससे जुड़े दीगर इश्यूज के सिलसिले में हुकूमत ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट डॉक्टर स्टेंसन जमयांग ने बताया कि तंबाकू के मनफी असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एनटीसीपी एक सेहत प्रोग्राम है जो कौमी, रियासतों, जिला और ब्लॉक की सतह पर अवाम को आगाह करता है। उन्होंने कहा कि सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट के तहत अवामी जगह पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है और अगर इस तरह की कोई हरकत देखी गई तो 200 रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। दपे ना पता छांग छेटो मगर बिलीव चोइन ना आप मुझे सबूत दिखाओ, मतलब ऐसा एविडेंस दिखाओ कि आपका बुथेन। आज हम बात करने जाएंगे नेशनल कंट्रोल टोबैको प्रोग्राम के बारे में। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट डॉक्टर स्टेंसन जमयांग जी। तो सर, ये नेशनल कंट्रोल टोबैको प्रोग्राम क्या है सर? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एक मिनिस्ट्री के एक प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके तहत हम इन्होंने ऑन डिफरेंट लेवल्स हलाल है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल्स पे अलग अलग स्टेटा पे इन्होंने मैन पावर हायर करके रखे हैं। तो टोबैको को बेसिकली कंट्रोल करना है, तो धीरे धीरे शुरू में कंट्रोल करेंगे, फिर धीरे धीरे एलिमिनेट करने की इनका गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसी विषय में अभी यहाँ पर जो सीएमओ ऑफिस में काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है सर, उसके बारे में बताएंगे कि किस में चल रहा है, क्या है सर? जी, हमारा ये 3 दिन का प्रोग्राम था। 2 दिन का 2 बैचेस में सरपंचेस को देना था। तो हम एक बैच पुलिस सब इंस्पेक्टर्स एंड एसएचओस को देने थे। तो जो लॉ को इन्फोर्स करेंगे पुलिस वाले, तो हमारे साथ ये मेन हेडक्वार्टर में लॉ को इन्फोर्स करेंगे, जो कि कोतपा लॉ करके नाम आता है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जो कि 2003 में आया था। अब 2008 में हम अगले 5 ईयर प्लान में एनटीसीपी करके प्रॉपर बॉडी बनाई गई नेशनल लेवल पे, और जो इसको रिस्पॉन्सिबल होगा कि टोबैको को कंट्रोल करे थ्रू अवेयरनेस, इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और भी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगी, ट्रेनिंग्स होगा, जैसे आज चल रहा है, ट्रेनिंग करते हैं हम, स्टेक होल्डर्स को करते हैं, फिर पीआरस को करते हैं, ठीक है, लॉ इन्फोर्सर्स को करते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स को करते हैं, पैरामेडिक्स को, सबको ट्रेन करते हैं इसमें, ताकि इसमें एक नॉट ओनली अबाउट हेल्थ बट ऑल्सो इनका ये रहता है ना, कानून भी रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानून बना है इसके ऊपर। जी, तो जब हम बात करते हैं सर कोतपा के बारे में, तो अभी भी ले में कोतपा रेगुलेट हो रहा है सर, कि या फाइन अभी भी चार्जेस हो रहा है सर? किस तरह चल रहा है सर कोतपा का? हाँ जी, हम कोतपा को अभी इन्फोर्स तो करते हैं। सेक्शन 4 कोतपा हमारा ये होता है कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 4 में हम 200 रुपये तक का फाइन ले रहे हैं अभी। फिर उस पर इसको कंट्रावीन कोई करता है तो उसको 2000 तक का फाइन का प्रोविजन है, विथ 3 to 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और तो इस तरह अगर कोई दुकान में या कोई पब्लिक प्लेसेस में या होटल्स में, रेस्टोरेंट में ऐसे स्मोक करे, तो अगर वो कोई कंप्लेंट करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं सर आपके से? ये हमारा कोई इस तरह का करता है तो एक तो हमारा जैसे लोकल एसएचओ को कांटेक्ट करें, उसके बाद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इस पे एक्ट करेगा। और इससे भी अगर कोई इसमें कोई चैलेंज वगैरह करता है तो ही मे हैव टू फेस द कोर्ट को जाके फेस करना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं सर ले के बारे में, तो ले का सिनेरियो किस तरह है सर टोबैको कॉसेज या अदर स्मोकिंग सब्सटेंस को लेकर सर? हाँ, हमारे यहाँ पे हम तो ज़्यादा फोकस हम करते हैं बच्चों पे। बच्चे कुलिप्स करके एक ऐसा आता है, उसको हम नेशनल
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और 11 के थ्रू तहत हमें बताया गया कि फूड और नशीली पदार्थ को मिक्स नहीं कर सकते। तो उसके तहत यहाँ पे जो स्मोकलेस है ऑल ओवर इंडिया जो है बैन हो गया था। तो वो बैन जो है हमारे इसमें कुल्लिप पे हमने हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो कुल्लिप अभी आजकल नहीं मिलता और हमारा इन्फोर्समेंट जो है अभी धीरे धीरे हमने मतलब मोर फ्रिक्वेंटली करने की वो कोशिश करेंगे। हम अपने एसएसपी रिस्पेक्टेड एसएसपी साहब और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीईओ ये डीसी साहब से मीटिंग करेंगे जल्दी और इनके साथ डिस्कस करके उन्होंने जैसे ऑर्डर मिलता है तो वैसा हम एक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो रिस्क ऑफ स्मोकिंग की बात करें तो बॉडी में किस तरह के रिस्क रहता है सर स्मोकिंग की वजह से? हाँ, स्मोकिंग से ऐसा कोई बॉडी ऑर्गन नहीं है जिसको नुकसान नहीं होता। नुकसान तो हर जगह होता है। उनको डिजीज़ और कैंसर्स के कैटेगरी में अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन प्राइमरीली जो है स्मोकिंग से लंग्स को नुकसान होते हुए देखा है और स्मोकर को 25 टाइम्स मोर चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। तो पेट का कैंसर भी होता है जो कि सब नंबर 1 एंड नंबर 2 किलर्स है। और साथ में और स्मोकलेस जिसने यूज़ किया है उसको मुंह का कैंसर होते हुए भी दिखाया गया है। उसे जैसे सिगरेट के पैक में फ्रंट के जो पेज लार्जेस्ट पैनल पे 85% का जैसे सेक्शन 7 के अंडर आता है, कोटपा के अंडर के इसको मैंडेटरी किया गया है। वैसे आपको सब लोग देख सकते हो, उसमें हेल्पलाइन और क्विट लाइन भी दिखाया गया है और वार्निंग स्टैट्यूटरी रिटन एंड पिक्टोरियल वार्निंग दिखाया गया है। अच्छा, तो ये स्मोकिंग से सेकेंड हैंड स्मोकर को भी कॉजेस हो सकता है सर, इससे इफेक्ट हो सकता है कि? सेकेंड हैंड स्मोकर को 10% जैसे होता है। 6 मिलियन लोग यानी 60 लाख हर साल दुनिया में लोग मरते हैं, 60 लाख से ज़्यादा मरते हैं। उनमें से 6 लाख लोग कहा जाता है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से मरते हैं। तो डाटा बताएंगे तो कैंसर का तो किस तरह ऑल ओवर इंडिया में किस तरह है सर? ऑल ओवर इंडिया में? यस सर, ऑल ओवर इंडिया में कैंसर का डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, लेकिन डेथ के कहा जाए तो 13 लाख से ज़्यादा एक साल में इंडिया में मरते हैं एट्रीब्यूटेबल टू स्मोकिंग। और जैसे 3700 से ज़्यादा लोग दिन का मर जाता है। हाँ, ठीक है। और नॉट ओनली फ्रॉम कैंसर, वो हार्ट अटैक भी जो है, हार्ट अटैक भी ट्वाइस ज़्यादा होता है स्मोकर्स में। और उसके साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हमारा लंग्स के COPD करके क्रोनिक लंग डिजीज़ होता है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक्स होता है और वेराइटीज इवन हमारा उंगली जो है ना, उंगली भी नहीं बचता सिगरेट की वजह से जो कैंसर होता है, उंगली को भी कैंसर होते हुए एविडेंस है। तो सर आपको क्या लगता है कि कौन से एज में ज़्यादातर ये एडिक्ट होता है सर? की अच्छा, कहते हैं कि यंग लोगों को ज़्यादा एडिक्शन होने का ज़्यादा रहता है। जिसने यूथ में पिया है वो लाइफ भर ज़्यादा पीने का ज़्यादा चांस रहता है, ऐसा यूथ पिया है। तो सर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक वेराइज अलग अलग जगहों पे भी दिया होगा प्रोग्राम, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में कहाँ तो फार फ्लंग्स एरिया में भी आप देते हो सर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम? जी हम हमारा प्राइम फोकस जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूथ को रहता है, क्योंकि यूथ में जैसे एडल्ट एडिक्ट होता है तो उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना यूथ को होता है। क्योंकि यूथ का पहले अभी कैरियर बन ही रहा होता है तो उनको अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है अगर ये एडिक्शन में चले जाए तो। स्मोकिंग जो है गेटवे टू ड्रग्स कहा जाता है, ड्रग्स एंड क्राइम। उसके बाद क्राइम ऑब्वियसली वहाँ से फॉलो होगा, ठीक है। तो स्मोक करेंगे तो वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। एक वन गुड एक्शन is followed by another good action. Same goes to the bad action. It will obviously be followed by bad actions. Series of bad actions like जैसे होता है कि सिगरेट पीने वाले लोगों का एक अलग सा एक सोसाइटी बनता है बच्चों का, तो वो पढ़ाई की तरफ जाने का चांस
बहुत कम बन जाता है उनका, तो क्राइम्स और ड्रग्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है स्कूलों में जाके ये अवेयरनेस देते हैं, और नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बट फर फ्लंग एरियाज जैसे चंगतंग हो गया, नुब्रा हो गया, वहाँ हम जाते हैं। तो स्कूलों में जाके हमने पिछली बार 23 स्कूल्स को कवर किया था, जबकि हमारा एम था 40 स्कूल्स। तो इस बारी हमें ये था, हमारा टाइम फ्रेम बहुत कम रहता है ना, कि फ्यू मंथ्स ही हमारे पास होता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम तो छुट्टी होता है, तो बीच में एग्ज़ाम हो गया, फिर बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं बीच में, फिर स्कूल का अपना अपना इंगेजमेंट होता है, नॉट ओनली आवर ओन प्रोग्राम। अब बहुत सारे प्रोग्राम स्कूलों में चलाया जाता है आजकल, है ना, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम समय रहता है जिसके अंदर हमें स्कूलों को, अभी हम अगले टाइम में करेंगे, एक हफ्ते में 6 स्कूल कवर करने का प्लान करेंगे, फिर उससे हमारा ज़्यादा टारगेट जो है टाइम पे कवर होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हम स्कूल्स को कवर करके टॉफ़ी गाइडलाइंस के थ्रू हम स्कूलों को टोबैको फ्री कोशिश करेंगे बनाना, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर। जी सर। तो सर लास्टली किस तरह का मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए कि इससे रिस्क के बारे में, या जो भी स्मोकिंग या जो भी सब्सटेंस यूजेस करते हैं? यस सर। सबसे पहले तो स्टार्ट ही ना करें। ठीक है, स्टार्ट अगर करते हैं स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जो है ना दलदल की तरह है, जितने अंदर हम जाएंगे हम उतना फंसते जाएंगे। अगर कोई छोड़ना चाहे तो एसएनएम हॉस्पिटल में काउंसलिंग सेंटर भी है, वहाँ जाके कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो एक और बात कहना चाहूँगा कि इन दिनों हमारे यहाँ पे एक बात चलन चली थी कि पार्लियामेंट में भी एक कमेटी बैठा गया था, जिसमें ये हुआ था कि लूज सिगरेट को जैसे बंद किया जाए। लूज सिगरेट को बंद करने का हमारे पास दो कानून के तहत हम बंद कर सकते हैं। एक तो कोतपा में सेक्शन 7 आता है, जिसके तहत कहा जाता है कि जो सेल करते हैं उस पर वार्निंग होना चाहिए। अब लूज सिगरेट में इसके ऊपर वार्निंग नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वार्निंग नहीं लिखा होता तो वो आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है, वो सेक्शन 7 के तहत वो हो गया। एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट करके आता है ना, सेक्शन 36, उस सेक्शन के तहत आप कोई भी चीज़ इसमें दुकानदार उसमें क्या कहते हैं होलसेलर भी आता है, और ज़्यादातर ये उसमें से जो इसका कानून का उल्लंघन करता है वो तो रिटेलर ही होता है। जो कोई भी पैकेट को खोल के नहीं बेच सकता, क्योंकि उसमें वार्निंग नहीं लिखा होता, उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं लिखा होता, उस पर कंटेंट ऑफ निकोटिन नहीं लिखा होता, कुछ इसमें क्या कंटेंट है, एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ नहीं, कंपनी का नेम कुछ नहीं। तो इसलिए आप इस चीज़ को इस तरह बेच नहीं सकते। उस पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक विथ 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफेंस को ये प्रोविजन है। ये थे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट डॉक्टर संजन जमयांग जी, तो हमें बता रहे थे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, तो साथ ही साथ रिस्क ऑफ स्मोकिंग के बारे में बता रहे थे कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी स्मोकर को भी कितना इफेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि लूज जो सिगरेट होता है वो भी प्रोहिबिटेड होता है बेचने के लिए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से। छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल यूथ डे के अवसर पर चेयरमैन LHDC करगिल फुनसुक ताशी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इस तकरीब का आयोजन नेहरू युवा केंद्र करगिल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिजिटल कंप्यूटर सेंटर करगिल के अंतर्गत से किया था। इस प्रोग्राम के दौरान कर्नाटक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए इफ्तिताही कौमी यूथ फेस्टिवल के 26वें एडिशन का बराह रास्त टेलीकास्ट भी दिखाया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज काचू भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस अवसर पर ताशी ने स्वामी विवेकानंद की तालीमात का जिक्र किया और कहा कि इस दिन का मकसद स्वामी विवेकानंद की जिंदगी और उनकी तालीमात को मनाना है। कायम मकाम CEC ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जिंदगी मुतासिर कुन थी और तलबा और नौजवानों से कहा कि वो उनकी जिंदगी को एक तहरीक के तौर पर ले। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जदीद दौर के चैलेंज का मुकाबला करने और कौम को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए सख्त मेहनत करें। ताशी ने यह भी कहा कि LHDC करगिल नौजवानों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और उम्मीद जाहिर की है कि ये तकरीब फायदेमंद साबित होगी और शुरका की हौसला अफजाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो नेशनल यूथ डे पे था, जो स्वामी विवेकानंद के नाम पे।
तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर की तरफ से था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी किया था, बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। जो यूथ डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम अपने जो ख़यालात हैं उनको ज़ाहिर करें और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ बोल सकें बेझिझक होके। एस यू ऑल नो कि पूरी इंडिया में आज यूथ डे मनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में नहीं, हालांकि ये पूरे स्वामी विवेकानंद जो थे पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे, या खासकर जो इंडिया के यूथ है उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी 40 इयर्स की जो उनकी लाइफ है उसमें उन्होंने इतना अचीवमेंट किया है जो कि एक आम इंसान पूरी लाइफ में भी अचीव ना कर सके। जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर और ये NYK की कोलैबोरेशन में हुआ था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं NYK और डिजिटल कंप्यूटर सेंटर के हेड के सबके कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके स्पीक करने की, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने की, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। थैंक यू। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, एंड सेकंड हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह के डिफरेंस प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं पिछले 8-10 साल से। आज हमें मौका मिला एक प्रोग्राम को, यूथ डे को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाने का, और इसमें हम NYK के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनके कोलैबोरेशन की वजह से आज हम इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाए। शुक्रिया ज़िया साहब, बखूबी कहा आपने कि इस कड़कते सर्दी में भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। आज नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह खुशी मना रही है क्योंकि यूथ पावर को हम हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं और यूथ को इनकरेज करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं इधर, ताकि वो अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और आगे अपने लिए एक रास्ता खुद खोजें। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की मुलाजमत पर ही भरोसा रख के उम्मीद लगाए रखें, ये भी कि वो ख़ुद अपने स्टार्टअप्स भी शुरू करें, यहाँ इनोवेटिव फील्ड्स में अपने एक ज़िंदगी बनाएं, लोगों को और नौकरी दें। क्योंकि आजकल के ज़माने में यूथ पावर ही है जिसके वजह से, जिसके बिना पे ही एक माशरे का और एक कंट्री, हुकूमत का और कंट्री का इनकी पूरे ताकत को उभारा जा सके। देखें आप, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है आज ख़ास तौर पर, और मैं ये बताना भी भूल गया था अंदर बच्चों को मुखातिब करते हुए कि 30 साल की उम्र में ही उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को ख़िताब किया एक कम उम्र में, और 39 साल की कम उम्र में ही उन्होंने वफ़ात पाई। इसका मतलब ये हुआ है कि 40 साल के से पहले ही उन्होंने पूरे दुनिया पे लगभग जैसे कब्ज़ा कर लिया था एक तौर पे। हमारी ज़िंदगी तो अब हम ठीक से, हमारा जहन भी ठीक से उभरा नहीं होता। 40 साल की उम्र पे तो हम बोलते हैं कि ज़िंदगी अब शुरू हुई है। उस टाइम पे उस 1863 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद एक क्या कहते हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक जैसे कहते हैं, वो था। और ऐसा था कि दुनिया भर पे ही राज करने का उनका इरादा था, और 30 साल की उम्र में अगर वो ख़िताब एक इतने बड़े असेंबली को कर सकते हैं तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बहुत छोटी उम्र में 39 साल की उम्र में हुई, लेकिन जो कुछ उनसे हमने सीखा बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे हमारे जहन में उतरता जा रहा है, और हम अपने यूथ की तरफ वो सब आगे चैनलाइज करते हुए या कन्वे करते हुए जा रहे हैं। ये समझ हमारे यूथ में है, उनके टीचिंग्स और उनके नक्शो कदम पर चलना। बस ये है कि हमारा सपोर्ट उनके पीछे हमेशा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज करगिल में जो है ना, नेहरू युवा केंद्र और हमारे कंप्यूटर सेंटर के इन कोलैबोरेशन पे हिंदुस्तान के ग्रेट फिलोसोफर और थिंकर स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को ट्रिब्यूट करते हुए नेशनल यूथ डे जो थ्रू आउट द कंट्री आज मना रहे हैं, तो करगिल में भी उस चीज़ को हम मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज के इस मौके पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया को इंस्पायर किया। शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट में जाके हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, हिंदुस्तान जैसे इस महान देश की कल्चर इथोस को दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे कल्चर से डाइवर्सिटी है, ऐसे लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, और उसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में एक उभरता हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोग इतने खुशी खुशी से रहते हैं। सेक्युलरिज्म का एक मिसाल
जो उसने दुनिया को बताने की कोशिश किया, तो उनसे इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984-85 में उनके बर्थडे को जो है ना नेशनल यूथ डे के तौर पे डेडिकेट किया। तो मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी देश में कुछ छोड़ के गया, दुनिया को कुछ छोड़ के गया, उन चीज़ों को इंस्पायर होते हुए हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। यूथ जो पूरे दुनिया में जो है ना 50% का पॉपुलेशन जो वो यूथ का है, आने वाले भविष्य है, यूथ जो ना आने वाले फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो ना ये यूथ लोग है। तो इनको हमने ये बताया कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स रहे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स के लोग हो, या स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, उनकी बातों पे चलते हुए देश को आगे लेने की कोशिश करें। ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन से खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक खुद अपने आप को यकीन नहीं करेगा, अपने आप को बदलेगा नहीं, दुनिया के। शहनाज परवीन, जिनका ताल्लुक करगिल लद्दाख के दूरदराज गांव चेचनिया संकू से है, लद्दाख की पहली ऐसी खातून खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में मुनक्किदा 30 से कम उम्र ग्रुप्स में गोल्ड मेडल जीता। उसने खेलों में अपनी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की नुमाइंदगी की, जिसमें हिंदुस्तान भर की 146 यूनिवर्सिटियों के शुरा शामिल थे। करगिल के चेयरमैन LHDC फिरोज अहमद खान ने शहनाज को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि करगिल ने ताइक्वांडो में कई आला खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने न सिर्फ रियासी सतह के मुकाबलों में बल्कि कौमी और बैन अक़वामी मुकाबलों में भी अपनी शनाख्त बनाई और लद्दाख का नाम रोशन किया है। वहीं उन्होंने शहनाज को लद्दाख के नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया है। आपको बता दें, शहनाज परवीन जिन्होंने लद्दाख का नाम रोशन किया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनका ताल्लुक चेचेसना संकू से है। खुशी फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ली है। इसमें जो है मेरे मास्टर अतुल पंगोत्रा का बहुत हाथ है। उन्होंने मुझे इस चैंपियनशिप के लिए बहुत ट्रेनिंग करवाई है। साथ ही साथ जो है मेरे यूनिवर्सिटी की कोचेस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट की है। उन्होंने मुझे कैंप में जो है अच्छी ट्रेनिंग करवाई है। तो अगर ऐसे गेम्स जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ बने, हमारी यूनिवर्सिटी भी ऐसे टीम भेजे, तो मुझे अपने लद्दाख यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ जो है हमारे बच्चों को ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू। लद्दाख न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। This is News 18 Network. You are watching